नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और जनवरी के एग्जाम की जो सीरीज है इसमें आज हम लोग 15 नंबर का वीडियो देख रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं तो उसी के क्रम में ये क्वेश्चंस है। साथ में इसके पहले की जो वीडियो है, जितने भी वीडियो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए 14 वीडियो, उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और जो पुरानी सीरीजें है उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड कर ली होगी। उसमें आपको जो फ्री टेस्ट है वहीं पर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड करिए। परचेस वाले क्वेश्चन जो कोर्सेस है इसकी डिटेल आप लोग के पास पहले से है ना। इस टाइम में अगर कोई परचेस करना चाहता है तो उसको एमसीक्यू लेना चाहिए, समय कम है ना। तो एमसीक्यू और मॉक टेस्ट वो भी ले सकता है। डिटेल वाला अभी अब जनवरी के एग्जाम के लिए इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। हाँ, मार्च के लिए अगर लेना चाहे तो वो इसको ले सकता है, मार्च के एग्जाम कवर इसमें हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पूछता है, ओपन सोर्स पूछता है, क्लोज सोर्स पूछता है। इसके क्वेश्चन जब कंटिन्यू आ ही रहे तो ये हमारे को बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रोप्राइटरी कहने का मतलब होता है मालिकाना हक वाली बात हो रही है ना। कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है और उसको बोला कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि उसके हमको पैसे देने पड़ेंगे, शुल्क चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमको नहीं मिलने वाला। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है इसके लिए अभी तक हम जो सुटेबल वर्ड सुनते आए हैं वो है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स हम लोग सुनते हुए आए हैं। और एक हम सुनते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कि जो हमको बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसके हमको चार्जेस नहीं के बराबर या लगते ही नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर ना। डाउनलोड करो, यूज करो। यहाँ पर हमारे पास में 4 सॉफ्टवेयर दिए हैं। चारों के चारों हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला हमारे पास लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैसा है, तो ये एक ओपन ऑफिस है ना। ओपन ऑफिस के साथ ही हमको पता चल गया कि कैसा है ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लगेंगे, ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं। फिर हमारे पास है एमएस ऑफिस है, अपाचे ऑफिस है। अपाचे ऑफिस, और अगर हम इन दोनों की बात करें, लिब्रे और अपाचे दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों के दोनों ओपन ऑफिस है ना। तो ये कैसे होंगे, दोनों फ्री होंगे। और एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो फ्री नहीं है, उसके हमको पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर है एमएस ऑफिस, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस ऑफिस है इसके पैसे हमको चुकाने पड़ेंगे, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हमारे पास में पीएचपी है ना। पीएचपी क्या है, तो पीएचपी भी HTML लैंग्वेज है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम यूज करते हैं वेब पेज डिजाइनिंग, है ना। और कौन से वेब पेज डिजाइनिंग में, तो पीएचपी का यूज किया जाता है डायनेमिक वेब पेज डिजाइनिंग में। दो तरह के वेब पेज आते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक वेब पेज ऐसा वेब पेज होता है जो स्थिर होता है ना। जब भी हम उस पर काम करते हैं और नए कंटेंट या अपडेटेड कंटेंट देखने के लिए हमको उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि डायनेमिक वेब पेज अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में खुद को रिफ्रेश करते रहते। ठीक है। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, उसका फुल फॉर्म याद रखना। शुरू में जब आया था वो हम तो पर्सनल होम पेज के नाम से आया था, लेकिन अभी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर उसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। और कहाँ यूज करते हैं, तो हमने बात करी है कि वेब पेज डिजाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। और ये कैसा है, ये भी ओपन सोर्स है, फ्री मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया या प्रोसेस को संदर्भित करता है जो नेटवर्क पर सेवाओं का अनुरोध करता है। यहाँ पे कोई प्रक्रिया दी है हमको या प्रोसेस दी है ना। अब उसमें होगा क्या कि जब भी उसको कोई चीज लगेगा, कहाँ पर, नेटवर्क में, अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत होगी तो क्या करेगा, वो अनुरोध करेगा, मतलब रिक्वेस्ट करेगा। हमारे नेटवर्क, हम लोग जितने भी नेटवर्क पढ़ते हैं, उस नेटवर्क में जो रिक्वेस्ट करने वाली बात होती है वो हमेशा किसकी होती है, तो वो क्लाइंट की होती है। क्लाइंट चाहे सामान्य जीवन में हो या नेटवर्क में हो, उसको रिक्वेस्ट करेगा तो ही मिलता है, बिना रिक्वेस्ट के नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हमारे नेटवर्क में एक खास बात होती है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सर्वर होता है ना। और हमारे पास में क्लाइंट। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा। और जो सर्वर होता है वो तुरंत उसको क्या करेगा, दे देगा, बिना हिचक के दे देगा, है ना।
अगर वो प्रोप्राइटरी वाले फंक्शन में नहीं फंसता है तो जो भी चाहेगा उसको तुरंत तुरंत मिलते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो क्लाइंट होगा ये रहेगा हमेशा किसमें, रिक्वेस्ट के फॉर्म में, है ना। और सर्वर क्या होता है, सर्वर हमेशा देने वाले फॉर्म में होता है। तो नेटवर्क के दोनों ही हिस्से होते हैं, ये याद। हाँ, चलिए ये वाले प्रश्नों की बात करनी थी। देखिए हमारे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आजकल आ रहे हैं, चित्र रख देता है, डायग्राम रख देता है और हमसे पहचानने की बात करता है। तो हम अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो जो आइकन्स होते हैं या जितने भी टैब हम लोग खोलते हैं उसके अंदर जो आइकन्स होते हैं, विंडोज में बाय डिफॉल्ट जो आइकन्स होते हैं, जो चित्र होते हैं, उनको हमको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आने पर हम उनको पहचान लें। यहाँ पर प्रश्न है, जब आप विंडोज 11 में वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं, अच्छा ये इसने विंडोज 11 बोला है, हम विंडोज 10 में भी बात कर सकते हैं, 8 में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लगभग लगभग सिमिलर। नेटवर्क से जुड़े नहीं होते हैं तो निम्न में से कौन सा आइकन दिखाता है। वाईफाई नेटवर्क से अगर जुड़ा नहीं होगा तो यहाँ से कौन सा आइकन हमको दिखाता है ना। तो हम लोग जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं कंप्यूटर पे, उनके लिए तो ये सामान्य बात हो जाती है ना। डेली सबसे पहले चेक करना होता है कि कनेक्टेड है कि नहीं। तो वहां पर अगर डिस्कनेक्ट होगा, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है, क्या होगा, जुड़े नहीं है, मतलब कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, डिस्कनेक्ट है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तब हमको ये वाला आइकन दिखा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारा कनेक्ट हो गया, इंटरनेट कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने के बाद यही वाला आइकन किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ये कनेक्ट होने के बाद का है। इसके अलावा यहाँ पर हमको बोल रहा है क्या, ये स्पीकर का आइकन है ना, कि अगर इस पे इस तरीके की लाइन लगी हुई है, मतलब क्या है, ये आपका म्यूट है, साउंड नहीं आएगा। तो अगर स्पीकर में साउंड नहीं आता है तो आप देख लीजिए उस पे ये वाला आइकन तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाकर और यहाँ से फिर हम इस पे टैप करके और वॉल्यूम कम और ज्यादा भी कर सकते। एक यहाँ पर आइकन दिया हमको, तो ये भैया विंडोज का आइकन नहीं है ना। ये आइकन किसका है, तो ये हमारे पास नोटबुक या मैकबुक जो होती है, लैपटॉप जो हमारे पास में होते हैं, ये उस पर ये साइन दिखाता है। और ये किसका है, ये बैटरी ना, बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा। जैसे अभी प्लग दिखा हुआ है उस पर, मतलब क्या है, अभी चार्जिंग में लगा हुआ है ना। अगर ये हट जाता है यहाँ से, मतलब कि बैटरी चार्ज जितने परसेंट चार्ज होती है वो आपको दिखती कम ज्यादा, है ना। पर ये केबल लगा हुआ है, दिख रहा है हमको, मतलब कि बैटरी इस समय चार्जिंग वाली अवस्था में है, चार्ज हो रही। ठीक है, तो आइकन सबको देखने हैं। एक ऐसा ही प्रश्न मैंने कुछ मिलता जुलता कल पोस्ट किया था, तो आप लोगों ने उसके आंसर लगा है, यही वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसमें से सिर्फ इनपुट डिवाइस आप लोगों को पहचानना था। काफी लोगों ने, लगभग 356 लोगों ने इसके आंसर दिए। अभी जाकर आप लोग भी आंसर दीजिएगा। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और इसमें से पहचानना है कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस भर पहचानना है। 30% लोगों ने ऑप्शन पहले को दे दिया है, 8% ने दो को दिया है, 72% ने इसको आंसर दिया है ना, और 7% ने आंसर इसको दिया है ना। अब इसका राइट आंसर की हम बात करें, पहले ऊपर चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, प्रिंटर। प्रिंटर कौन सा है हमारे पास में, ये डीएमपी प्रिंटर है ना। तो हमने चित्र नहीं देखा हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। डीएमपी प्रिंटर है, और क्या है, प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है हमारे पास, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये वाला आंसर तो गलत है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ये हमारे पास में क्या है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर क्या होता है, इनपुट होता है कि आउटपुट, तो ये भी आउटपुट डिवाइस। ये हार्ड कॉपी के लिए है, सॉफ्ट कॉपी के लिए, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आउटपुट डिवाइस हुआ, मतलब कि ये भी कैसा है, इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। 8% लोग ये चले गए। अब यहाँ पे about 75% लोग हैं जो बोल रहे हैं LSI। क्या बोल रहे हैं, LSI। LSI है क्या, है ये प्रोसेसर है हमारे पास में, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब LSI ये तो प्रोसेसर हो गया, है ना। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात ही नहीं करता है, तो सीधे क्या हो गया हमारे पास में, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो ये तो प्रश्न से रिलेटिव ही कर रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर एक ये वाली मशीन बनी, है ना, जिसके अंदर आपको इस तरीके का पेज दिख रहा है, एक जिसमें गोले बने हुए, है ना। ये गोले बने हैं और मार्क भी दिख रहा है उसमें पेंसिल के आपको। तो ये क्या हमारे पास में, ये है OMR। ये क्या है, OMR सीट है ना। और OMR सीट को रीड करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये मशीन लगी हुई,
ये क्या है? OMR रीडर है ना? क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है हमारे पास में? ये होता है इनपुट डिवाइस। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है OMR, जिसका आंसर दिया है सिर्फ 7% लोग, है ना? तो थोड़ा सा चित्रों को याद रखना क्यों जरूरी है या देखना क्यों जरूरी है, इस प्रश्न से आपको समझ में आ रहा है। अगर यही का यही प्रश्न एग्जाम में आता तो 25% लोग थे वो इसमें क्वालिफाई नहीं होते, है ना? और ये भी हट जाते, ये भी हट जाते और ये भी हट जाते, है ना? सिर्फ इतने ही लोग 25% लोग ही क्वालिफाई होते, है ना? बाकी 75% इसमें क्वालिफाई नहीं होते इस प्रश्न। ठीक है, तो आइकॉन्स और चित्रों को देखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप इससे आप देख सकते। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का एक प्रकार नहीं है? बारकोड रीडर का प्रकार, प्रश्न शायद रिपीट हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, है ना? तो बारकोड रीडर का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो हम लोगों ने बात करी हुई है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका क्या है? ये इंकजेड जो हमारे पास रीडर होता है, ये इसका आंसर नहीं है। सीसीडी होता है, ओमनी डायरेक्शनल भी होता है और पेन वर्ड भी होता है, ये नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षा विधि है? सुरक्षा विधि, है ना? सुरक्षा विधि का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो सुरक्षा विधि जितनी भी होती है ना, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली सारी की सारी डेटा पर ही। डेटा हमारा सबसे ज्यादा कंप्यूटर में क्या होता है? डेटा ही होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये रिप्लेसेबल है, चेंजेबल है, हम बदल कर नए डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर में हमेशा होने वाला है और वो डेटा है। तो डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षा विधि है जो डेटा को कोड या सिफर टेक्स्ट में अनुवादित करती है ना? या तो किसी कोड में बदल देगी या सिफर टेक्स्ट, दोनों एक ही बात है। सिफर टेक्स्ट क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम डाटा को किसी को सेंड करते हैं, है ना, या व्हाट्सएप से या मेल से, कहीं पर भी हम इंटरनेट पे जब भी डाटा हम सेंड करते हैं, तो वो डाटा जो होता है वो हमारे पास में नॉर्मल होता है, नॉर्मल, या हम उसको बोल सकते हैं प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट हमारे पास में वो है ना? अब उस टेक्स्ट को बदला जाता है, किसमें? उसको बदला जाएगा इस सिफर टेक्स्ट में। सिफर टेक्स्ट में बदल देंगे तो ये जो मान लो ये ऐसा भी लिखा हो, मान लो हमने यही भेजा है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? फिर वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना? अब ये हमारे समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तो बस वही चीज है ना, कि हमारे हमने जो डाटा भेज रहे हैं उस डाटा को किसमें बदल जाएगा? सिफर टेक्स्ट में बदला जाएगा या किसी कोड में बदला जाएगा? हाँ, दैट कैसा हो जाएगा? वो इस तरीके से दिखने लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? डेटा को हमने एक सुरक्षित फॉर्म में बोल दिया। और बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेटा को जब भी सेंड किया जाता है तो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है ना? सिफर टेक्स्ट में बदलना मतलब क्या हो गया? यानी जो प्रोसेस है सामान्य टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट या कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या हो गई? इनक्रिप्शन हो गई। तो डेटा आपका कैसे जाता है? इनक्रिप्ट होके जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, डेटा को कैसे किया जाता है? इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक, अब जो इनक्रिप्ट डेटा है उस डेटा को फिर से सामान्य भाषा में बदलने के लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्शन में लेकर जाना पड़ेगा। तो डेटा कैसा? डिक्रिप्ट होगा आपका, है ना? तो आप डिक्रिप्शन की प्रोसेस करेंगे कि आपके पास जो इंक्रिप्शन डाटा मतलब सिफर टेक्स्ट में जो आपके पास डाटा है उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाएगा। डेटा क्लोनिंग, कॉपी बनाने की वाली बात है उसमें। अगला है, विंडो के किस संस्करण में एक इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट कार्टाना शामिल किया गया है ना? एआई का टूल है, इसका एआई का नया टूल क्या है हमारे पास? कार्टाना। एक और आपने सुना होगा को पायलट। तो को पायलट जोड़ा गया है और कार्टाना जोड़ा गया है। तो वो किस संस्करण में जोड़ा गया? जैसे अभी को पायलट हमको विंडोज 11 में ज्यादा मिलता है यूज करने के लिए। कार्टाना कहाँ पे हमने जोड़ा गया है, ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है? तो कार्टाना जो है अभी भी रहता है ना, लेकिन अब इसका यूज नहीं करके हम को पायलट का करते हैं। तो कौन से वर्जन में हमको मिला है? तो एआई का टूल है। एआई मतलब कि आप उसको बोलेंगे वो टाइप कर देगा, टाइपिस्ट का काम ही खत्म हो गया, है ना? मैं बोल रहा हूं और कंप्यूटर क्या करेगा? मेरे शब्दों को टाइप करते हुए एमएस वर्ड में पूरा का पूरा टाइप कर देगा, एक एक लाइन विद फुल स्टॉप। ठीक, तो ये जो हमारे पास में एआई का टूल है, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है कहां पर? ये हुआ है विंडोज 10, है ना? और अब हम क्या यूज कर रहे हैं? तो हम को पायलट यूज कर रहे हैं, उसको भी आप याद।
है ना। विंडोज एनटी एक्सपी में ये काफी पुराने वर्जन है, इसमें नहीं। स्पाईवेयर वांछनीय सॉफ्टवेयर के साथ स्वयं की खालिस्तान द्वारा उपयोगकर्ता को धोखा देने का प्रयास करता है ना, धोखा देने का प्रयास करता है। तो हमारे पास क्या है, स्पाईवेयर है ना। अब ये वांछित मतलब जो सॉफ्टवेयर हमने चाहा है, हमको हमको जिसकी रिक्वायरमेंट थी, उस सॉफ्टवेयर के साथ क्या करेगा, स्वयं को जोड़ लेगा। क्या कर लेगा, स्वयं को जोड़ लेगा, है ना, और उपयोगकर्ता को धोखा देने का प्रयास करेगा, है ना। स्पाईवेयर जो होते हैं, निगरानी रखने वाले हमारे पास वायरसेस होते हैं, और ये क्या करेगा, आपके उपयोग वाले जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उनके साथ में जुड़ जाएगा, है ना, और आप उसके साथ में उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर वो क्या करेगा, वो आपको धोखा देगा, मतलब बैकग्राउंड में क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को या डाटा को, स्पाईवेयर है तो उस पर निगरानी रखना वो स्टार्ट कर देगा, है ना, और जिसने उसको भेजा है उसके पास आपकी सारी डिटेल भेजते हैं। तो क्या करेगा, आपस में वो जोड़ लेगा, है ना। फिर क्या है, रेप्लिक, है ना, रेप्लिका नहीं बनाएगा भैया, है ना। रेप्लिकिंग मतलब क्या होगा कि कॉपी बनाना, हूबहू नकल बनाना इसमें आएगा, तो ये तो नहीं करेगा, है ना। ये किसका है, तो ये वॉर्म का काम, वार्म जो वायरस होता है उसका काम, कॉपी बना। बंडलिंग, हाँ बंडलिंग बना लेगा, एक साथ जुड़ जाएगा तो बंडल बना लेगा। रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग नहीं करेगा, है ना, उसका पुनर्निर्माण नहीं करेगा वो, है ना, और किलिंग भी नहीं करेगा, डैमेज नहीं पहुंचाएगा, है ना। क्या करेगा, ये सिर्फ निगरानी रखता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में क्या होने वाला है, ये करेगा भैया, उसकी बंडलिंग कर लेगा, आपस में जुड़ जाएगा, और उसके बाद में फिर वो स्पाईवेयर है तो आपकी सिर्फ जानकारी ही साझा कर सकता है और कुछ। कंप्यूटर का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर लोगों के बीच होने वाली रियल टाइम टेलीफोन कॉल क्या कहलाता है। कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं और इंटरनेट पे कर, तो इंटरनेट पर लोगों के साथ जो बातचीत की जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, और वो कैसी होगी, रियल टाइम टेलीफोनिक होगी। इंटरनेट के माध्यम से कॉल किया जा रहा है, मतलब टेलीफोनिक कॉल किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, बस ये पूछना। अब वो चैट सेशन है, चैट सेशन में तो बातचीत होगी, टेक्स्ट पे होगी। ईमेल है, ईमेल में तो हम मेल भेज देंगे, फिर वो कब जाके आएगा, है ना, तो रियल टाइम में कुछ नहीं होने वाला। इंस्टेंट मैसेजिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है ये मैसेज पे, मतलब मैसेज जो हम सेंड करते हैं वहां पर मैसेज जब एक दूसरे को सेंड और रिसीव किया कर रहे हैं एक ही समय में, वो इंस्टेंट मैसेजिंग वहां पे कहलाता है। इंटरनेट टेलीफोन, है ना, तो इंटरनेट टेलीफोन जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, और टेलीफोन हमारा प्रश्न भी बोल ही रहा है, तो इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन या कॉल करना जो है ये कहलाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। इसको याद, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का वैध उदाहरण नहीं है ना। तो ईमेल पते वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं, तो ईमेल हमको पता तो है ना, ईमेल क्या होता है, तो याद रखना कि जैसे यहीं पे लिखे हुए, ईमेल सामने हमारे पास में जो होता है वो यूजर नेम होगा, फिर एट द रेट लगा दिया हमने, और इसके बाद हमारे पास डोमेन नेम होता है। लास्ट में हमारे पास में ये जो है ये क्या है, एक्सटेंशंस होते हैं पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास में सामने का यूजर नेम एट द रेट से अलग किया उसको, और बाकी का डोमेन नेम कहलाता है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का वैध उदाहरण नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये चल जाएगा। ये बोल रहा है एबीसी, ये हमारे पास अंडर स्कोर है, अंडर स्कोर का यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो अंडर स्कोर चल जाएगा। एट द रेट है और ये हमारे पास डोमेन नेम है, तो ये भी सही है। यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम इतना है, एट द रेट आ गया, डोमेन नेम आ गया, ये भी सही। फिर यहाँ पे यूजर नेम आ गया, फिर एट द रेट आ गया, फिर यूजर नेम, तो ये गलत है ना। दो एट द रेट हम लोग यूज नहीं करेंगे कभी भी, आप ये याद रखिए, है ना। इसके बाद का फिर हम पढ़ेंगे नहीं। दो एट द रेट यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कैसा हो गया, ये हो गया गलत। यूजर नेम में सामने का जो हिस्सा होता है वो यूजर नेम होगा एट द रेट तक के, एट द रेट के बाद का जो हिस्सा होता है वो डोमेन नेम कहलाता है, बस इतना याद। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्न में से कौन सी लेयर उत्तरदायी होगी ना। ओएसआई लेयर की बात करें, टोटल कितने लेयर है इसमें, इसमें भी है टोटल 7 लेयर, है ना। और क्या करना है, प्रोसेस टू प्रोसेस क्या करनी है, डिलीवरी करनी है, डिलीवरी करनी है मतलब यहां से वहां पहुंचाना है, के लिए निम्न में से कौन सी लेयर उत्तरदायी। आपस लेयर यहाँ पे दी गई है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, सेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, अच्छा नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर रहता है, यहाँ पे क्या होती है, पैकेट फिल्टरिंग होती है,
है ना, और राउटर का काम है। सेशन लेयर पर हमको डिवाइडेड बाय टाइम मिलता है ना, कि कहाँ से हम जल्दी जल्दी डाटा भेज सके। डेटा लिंक क्या होती है, तो डेटा लिंक पे हमारे पास में आपस में कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करने के लिए केबलिंग वगैरह यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, डेटा को लिंक करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, तो इसी लेयर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा होगा प्रोसेस टू प्रोसेस क्या किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा बारी बारी से। ठीक है, जैसा कि राउटर डिसाइड करेगा उस रास्ते से, और यहाँ से डाटा क्या होगा फिर आपका ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। तो याद रखिएगा, इस लेयर को टोटल 7 लेयर है, इनको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में परिभाषित है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है, ये हमको बताना है ना। हमारे पास में है यूडीपी है, टीसीपी है, एफटीपी है ना, और यहाँ पर ये दोनों दे रहा है। तो देखिए हमारे पास में हम यूडीपी और टीसीपी की बात करें, है ना, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास में जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम, कौन सा, यूडीपी और टीसीपी दोनों हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो है ही। यहाँ पे जो एफटीपी हमारे पास में है, तो एफटीपी का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, इसका यूज करते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेयर पर, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर पर सिर्फ एफटीपी नहीं होता, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक एसएमटीपी मिलेगा, एसएमटीपी, है ना। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल भी हमको कहा है ये एप्लीकेशन लेयर पर ही मिलेगा, ये याद रखना, है ना। और ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, इसको भी आप याद। एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान ग्राफ चार्ट किसी समय अवधि के डेटा के रुझान आधारित विजुअल्स के लिए सबसे उपयुक्त होता है, खासकर तब जब आपके पास कोई डेटा बिंदु है ना। अब डेटा बिंदु खुद ही बोल रहा है ना, चार्ट की बात कर रहा है, तो ऐसा कौन सा चार्ट है जिसके निर्माण के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, डेटा के बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो ये चार्ट हम लोगों ने बचपन में बहुत बार बनाया होगा। इस तरीके से चार्ट बनता है, ऐसे डेटा के क्या होते हैं हमारे पास, बिंदु होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को ऐसे मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो चार्ट हमारे पास बना है, ये कौन सा है, ये हमारे पास में लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है ये लाइन चार्ट, है ना। बार चार्ट में क्या होगा, हमारे पास में बार्स बनेगी। पाई चार्ट हमारे पास सर्कल के रूप में होता ही है। स्टार चार्ट में इसमें हमको क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे लाइनें मिलती है, आती जाती ऊपर ऐसी मिलती है लाइन। ठीक है, तो ये स्टॉक शेयर मार्केट वाला जो देखा आपने, बस वही वाला है। इसमें टेम्परेचर भी हम लोग दिखा सकते हैं, याद। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में क्या है, बिंदु है, डेटा बिंदु, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम लाइन चार्ट का यूज करें। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है ना। कंप्यूटर को संचालित करना है, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अनिवार्य है, तो हमको पहले से पता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास जो अनिवार्य सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर होता है हमारे पास में, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर। ठीक, बस इतना सा याद रखना है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा हमको लगेगा भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड 2019 तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं। देखिए एमएस वर्ड 2019 बोल रहा है, यहाँ पे असीमित पंक्तियां नहीं, टोटल इसमें रो कितनी होती है, 32767, है ना। ये फिगर याद रखना, 32767 क्या होती है, इसमें रो होती है। हमारे से क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है भैया वो कि स्तंभ मतलब कि कॉलम कितने होते हैं। तो मैक्सिमम जो कॉलम की संख्या हम ले सकते हैं वो कितनी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 63। और रो कितनी ले सकते हैं, ये हाईएस्ट हो गया। कम से कम अगर बोले तो याद रखना 1 से 63, है ना। और ये क्या होगा, ये होगा 1 से 32767 तक के रो ले सकते हैं, और ये कॉलम का फिगर है ना। प्रश्न कॉलम के लिए, इसलिए ये राइट आंसर है, इतने मैक्सिमम ले सकते। जीमेल आपको प्रति मेल खालिस्तान आकार की फाइलें संलग्न करने की सुविधा देता है। जीमेल के माध्यम से आप अधिकतम कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हो, अटैचमेंट की लिमिट हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिए जीमेल पे हम जब भी कोई फाइल अटैच करते हैं तो मैक्सिमम जो सीमा होती है कि उससे बड़ी फाइल अटैच नहीं होगी। उसका आंसर हमारे पास में है 25 MB। इससे ज्यादा की फाइल वो एक बार में अटैच नहीं करने वाला है, इसको याद रखिए। एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर के विकल्प रिव्यू टैब में किस समूह में मिलते हैं। ठीक है, 2016 बोल रहा है हमसे,
स्पेलिंग और ग्रामर आपको चेक करना है। रिव्यू टैब तक भी उसने पहुंचा दिया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन वहां रहता है जिसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर हमको मिलता है। लैंग्वेज की बात कर रहा है हमारे पास में, प्रूफिंग की है, चेंजेस की है और ट्रैकिंग की है ना। ये सारे ऑप्शन हमारे पास है तो वहां पर है ना, लेकिन किस ऑप्शन में मिलेगा हमको स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन? तो मिलता भी है प्रूफिंग में, है ना। प्रूफिंग रिव्यू टैब में सबसे पहला ही ऑप्शन होता है, वहां पे हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिलता है, थीसिस का मिलता है, लैंग्वेज का भी ऑप्शन हमको भी मिलता है, ट्रांसलेट का ऑप्शन भी वहीं पे मिलता है ना, तो याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर को कहाँ से ऑन और कहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा? उसका आंसर भी होगा भैया प्रूफिंग, है ना। ये वाली प्रूफिंग नहीं, हमको वर्ड ऑप्शन में जाकर और फिर हम जाकर सेटिंग में प्रूफिंग को ऑन में जाकर लैंग्वेज जो रहती है हमारे पास में स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन को हम चेक हटा सकते हैं, तो फिर बंद हो जाएगी, चेक लगा देंगे तो ऑन। एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेलों की पृष्ठभूमि को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है? सेल होती है ना, बहुत सारी सेल होती है एमएस एक्सेल में, और उसके सेल को आपको कलर करना है ना। सिर्फ सेलों को कलर करना है, याद रखना, उसने टेक्स्ट को कलर करने का नहीं बोला, सिर्फ सेल्स को कलर करना। तो हम क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर से तो हम जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको कलर कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा फील कलर है, फॉर्मेट पेंटर और शेडिंग है। शेडिंग क्या है? ये पीछे की तरफ जो परछाई बनाते हैं डिजाइनिंग वगैरह के लिए, तो वहां पे काम में आता है, इससे सेल का कलर नहीं आने वाला है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? तो ये फॉर्मेट जो हम देते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया है, सिर्फ उसके फॉर्मेट को कॉपी करता है, ना कि टेक्स्ट को, है ना। वो भी रिलेट नहीं करता है सेल से, वो भी, ये भी किस पे चलेगा? आपके टेक्स्ट पे चलने वाला है। ये भी किस पे? ये भी टेक्स्ट पे चलने वाला है, और ये भी टेक्स्ट पे चलने वाला है, तो ये आंसर नहीं होंगे। फील कलर का जो ऑप्शन है, इसकी सहायता से हम सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो कलर हमको अच्छा लगेगा वो कलर हम लोग कर लेते हैं ना। एक्सेल की शीट्स आपने देखी है कि बड़ी कलरफुल बनती है। ऑडियो या वीडियो सिग्नल को इंटरनेट पर भेजने के लिए खालिस्तान होना आवश्यक है। कोई ऑडियो फाइल होगी आपकी या वीडियो फाइल होगी, उसको आपको इंटरनेट पर भेजना है, तो उसका क्या होना आवश्यक है? जैसा कि हमने अभी एक या दो प्रश्न पहले देखा है कि जीमेल पे आपको कोई फाइल भेजनी है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? 25 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा की फाइल वो नहीं भेजने वाला है। तो जब भी हम इंटरनेट पे फाइल भेजते हैं तो हमारी फाइलें तो बड़ी होती है, तो हमको उनको तब भी भेजना होता है। तो 25 MB की ज्यादा की फाइल है, उसको हमको इंटरनेट पर भेजना है, तो हम क्या करेंगे? उस फाइल को हम छोटा करेंगे, है ना। और छोटा करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कंप्रेसर। तो उस फाइल को हम कंप्रेसर की सहायता से कंप्रेस्ड कर देंगे, तो वही जो आकार हो जाएगा, कैसा सुकड़ के छोटा हो जाएगा। बाद में फिर जब सामने वाले के पास पहुंचेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो वापस नॉर्मल फॉर्म में वो आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर उसको कंप्रेस करना है, मतलब हिंदी में क्या होता है? संपीड़न, है ना। एक वर्ड हिंदी में और संकुचित भी यूज करते हो, याद रखना, है ना। क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे, ये याद। और कंप्रेशन वाले सॉफ्टवेयर हमने देखे ही है, विनरार हो गया, विनजीप हो गया, 7जीप हो गया, है ना। बाकी और ढूंढ के भी याद करना आप। खालिस्तान फाइल में mbd .mbd किस फाइल का एक्सटेंशन है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक्सटेंशन आप लोगों ने सर्च कर लिए होंगे या मिल गए होंगे, आपने तैयारी कर ली होगी, है ना। जिन लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिले हैं, ढूंढने के बाद भी नहीं मिले हैं, तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिले हैं कहीं पर भी, है ना। तो मैं आपको कैसे मिलेंगे वो आप पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिसको चाहिए होगा वो कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको फाइल एक्सटेंशन चाहिए, तो मैं आपको सेंड करा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, उनको हम सेंड। चलिए, तो हमारे पास है m.mbd, ये किस फाइल का एक्सटेंशन है? हमको बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट से संबंधित है, एमएस एक्सेल डेटाबेस से है, इमेज से है, या एनिमेशन और मूवी से संबंधित है। तो हमारे पास .mbd जो फाइल है, ये हमारे पास में डेटाबेस की फाइल है, और डेटाबेस से रिलेटेड जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हमारे ऑफिस पैकेज में, वो होता है एमएस एक्सेस। क्या है वो? एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस की डेटाबेस की जो फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या होने वाला? .mbd होने वाला है, इसको याद। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद सामान्यतः B2C ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त नहीं है, है ना। मतलब ई कॉमर्स के लिए इसमें से कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो उपयुक्त नहीं है? कौन सा B2C है? B2C क्या होता है भैया?
बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब एक व्यापारी से कंज्यूमर के लिए इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर होगा जो काम में नहीं आने वाला। हमारे पास में है कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास में ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, आभूषण है और फल है ना। तो इसमें से कौन सा हमारे पास उत्पाद है जो सामान्यतः B2C जो प्लेटफॉर्म रहता है ई कॉमर्स के लिए उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये यहाँ पर नहीं बिकने वाला है। कहाँ पर? B2C में ये नहीं बिकेगा। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया तो हम लोग कितने सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जाकर हम खरीदते हैं, है ना। जो ई कॉमर्स कंपनी है इससे तो हम नहीं खरीदते हैं, है ना। पर्टिकुलर उनके प्रॉपर पेज पर जाकर और फिर लेते हैं, है ना। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेट जो पाठ्यक्रम है ये तो हम ई कॉमर्स से ले लेते हैं। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन जो रहती है ना, वहां पे भी जाके हम बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, हम कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहां से मिल जाता है। आभूषण भी हम लोग खरीद सकते हैं और फल फ्रूट भी जो है ये भी हम ई कॉमर्स से ले सकते हैं, है ना। मतलब कि कहाँ से? बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब देने वाला है व्यापारी है और ये कंज्यूमर है, यहाँ पर ये सेल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना कि अगर कंपनी द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर है तो वो हमारे पास में B2 कंज्यूमर मतलब व्यापारी से सीधे कंज्यूमर के पास वो नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास में आज की क्लास। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो लेके आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम पास में है तो आप लोग को जो भी डाउट्स रहते हैं, प्रश्नों में भी जो डाउट्स आपको रहते हैं यहाँ पे जो कराए जाते हैं उन प्रश्नों में कोई डाउट हो तो नीचे लिख दीजिए, है ना। जो क्वेश्चंस आएंगे या वीडियो आएंगे वो तो हम पहले से तैयार रहते हैं, उसमें जोड़ने का रहता है कि अगर आपका प्रश्न अच्छा है तो उसको उसमें डालकर और आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो वीडियोस रहते हैं इनकी पीडीएफ हम लोग नहीं देते हैं, शुरू से नहीं देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ जमा करने से अच्छा है कि आप देख देख के लिख कर और खुद के नोट्स बनाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा लंबे समय तक के काम में आएंगे। तो मेरी इच्छा ऐसी है इसलिए भी पीडीएफ वगैरह हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारे 15 वीडियो हो गए हैं, है ना। अब कंटिन्यूसी वीडियो है, थोड़ा सा गैप हो जाता है पर एग्जाम तक के हम काफी क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसमें मिलेंगे आपको फ्री टेस्ट और जैसे ये एडमिट कार्ड आ जाते हैं वैसे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चले कि हमारा वीडियो से आप लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।